नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक डोभाल और थिंक आईएएस ग्रुप में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और ये जो हमारा जो ग्रुप है, थिंक आईएएस जो ग्रुप है हमारा, इसका जो उद्देश्य हो जाएगा इनकी उन सभी बच्चों को, उन सभी एस्पिरेंट को जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अपना स्टेट पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को एक बेहतर ज्ञान देने से संबंधित है। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूँगा कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सभी के सभी दोस्तों के साथ या सभी स्टूडेंट के साथ आप शेयर करें, ताकि इसका जो लाभ जो है आपके अतिरिक्त किसी और को या किसी अन्य को हो। राइट, इस ग्रुप के माध्यम से हम आप सभी को करंट अफेयर, समय समय पर करंट अफेयर, हो सकता है कि हम डेली करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करें, लेकिन अन्यथा आपको 7 दिन का जो करंट अफेयर है वो एक वीडियो के माध्यम से, क्लास नोट्स के माध्यम से आप सभी को बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन यूपीएससी से रिलेटेड हैं या कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी से महत्वपूर्ण है। और समय समय पर आपको टेक्स्ट्स दे दी जाएगी और डेली जो न्यूज़ का एनालाइज जो हो जाएगा वो आप तक प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम जो कवर करेंगे वो हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और इसकी जो लिस्ट, प्ले लिस्ट जो है स्पेशल आपके अलग बनेगी। जैसे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का अलग है, मेडिवल हिस्ट्री का अलग है, आपका एंशिएंट हिस्ट्री का अलग है। तो आपको अलग अलग प्ले लिस्ट के माध्यम से आप इसको देख सकते हैं। तो हम शुरू कर देते हैं आपका भारतीय राज्य व्यवस्था। और आप सभी से अनुरोध रहेगा, कृपया आप वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें। राइट, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर जो संविधान है वो क्या है, संविधान के बारे में जानेंगे। राइट, संविधान जो होता है यह वह वैधानिक दस्तावेज होता है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स होता है, वैधानिक दस्तावेज होता है, जो क्या करता है, जो सभी के द्वारा, सभी के राय के द्वारा क्या है, आपके पास एक तैयार किया गया एक ढांचा होता है। राइट, जिसको हम ड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। राइट, जो संविधान होता है वो किसी देश की राजव्यवस्था को पढ़ने से पहले सबसे पहले उसका संविधान का, जिसे हम बोलते हैं आपका प्रस्तावना कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अति आवश्यक होता है। ठीक उसी प्रकार से संविधान जो होता है उस देश में सरकार की क्या व्यवस्था है, इस सब के बारे में आपको वाकिफ कराता है। अर्थात एक सिंपल सी डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं कि संविधान जो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य अधिकारों एवं शक्तियों का स्पष्ट विभाजन करता है, ताकि उनमें किसी प्रकार का टकराव उत्पन्न न हो। राइट, दूसरा पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। साथ ही यह स्पष्ट भी होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति का संतुलन होगा। राइट, तो इनकी जो संविधान क्या करता है, संविधान जो होता है, जो मूलभूत आदर्श होते हैं, जो आइडियल जो क्या होते हैं आपके मूलभूत आदर्श होते हैं, जिसके अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार आ सकता है, मौलिक कर्तव्य आपके आ सकते हैं, आपके आदर्श क्या हैं। साथ में ये स्पष्ट भी करता है कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के जो अंग हैं क्या वो अंग अच्छे तरीके से कार्य कर पा रहे हैं, क्या वो अंग अच्छे तरीके से कार्य नहीं करते, इनके बीच में शक्तियों का बंटवारा जो होता है इस संविधान में उल्लेखित होता है। राइट, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सरकार की जनता के, ये तीसरा पॉइंट है, संविधान सरकार के साथ जनता के संबंधों का भी निर्धारण करता है और इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वह बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है जिसके अंतर्गत जनता शासित होती है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट, किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि वहाँ किस प्रकार की सरकार है। संविधान संबंधित राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार करता है। अर्थात हम बोल सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन राज्य में जो चल रही वर्तमान में जो सरकार है, उस सरकार के कार्य का निर्वहन निर्वहन किया जा रहा है, वो एक संविधान में क्या उल्लेखित चीज़ होगी। अर्थात हम बोल सकते हैं कि यदि राज्यपाल जो होता है, राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, तो वो भी हमारे संविधान में उल्लेखित होगा कि राज्यपाल के क्या कार्य होंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ कहाँ तक जा सकती हैं और कहाँ तक उसकी शक्तियाँ क्षीण हो जाती हैं। राइट, तो यानी कि ये जो सभी प्रकार की जो व्यवस्था होती है, यानी कि शासन प्रशासन की जो व्यवस्था होती है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उल्लेखित है। राइट, जो पूरा देश चलता है उसका जो संविधान में उल्लेखित है, क्योंकि संविधान ही हमको ये बताता है हमें समाज में किस प्रकार से चलना है, या फिर जो हमारे द्वारा चुनित, जैसे कि आपका विधायक हो जाएगा, इधर से हमारा सांसद हो जाएंगे, इन सभी के कार्यों का भी निर्वहन जो है वो संविधान में उल्लेखित होगा। क्योंकि यदि संविधान न हो तो उस देश की राज व्यवस्था, उस देश की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। राइट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं
संविधान की आधारभूत, देखो संविधान ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये आपका यूपीएससी में जब आप लिखोगे, जब आपका डिस्क्रिप्टिव में कभी आएगा और संविधान को अगर समझाने की बात है या फिर आप निबंधात्मक इसे राइटिंग में लिखेंगे, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि संविधान को देश की आधारभूत विधि या फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, राइट। और जो जनता के विश्वास और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है, और संविधान जो होता है वो संबंध देश के नागरिकों के लिए कुछ अधिकार सुनिश्चित करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों को भी परिभाषित करता है। जैसे माना कि हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं सरकार के द्वारा, तो वो मौलिक अधिकार क्या हैं, जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो जाएगा, समानता का अधिकार हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। तो ये जो अधिकार हैं ये भी एक संविधान में क्या है, इनका उल्लेख किया गया है, ताकि जो है हम संविधान के खिलाफ खड़े ना हो या फिर संविधान से बाहर न जाएं। संविधान हमें क्या करता है, इस देश के अंदर या किसी भी देश का हो, किसी भी देश के नागरिक को संविधान उस देश में रहने के तौर तरीके सिखाता है, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान ऐसा तो नहीं है कि वो आज एक ही दिन में तैयार हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हम अभी तो ये बोल सकते हैं कि भारत का जो संवैधानिक जो विकास हुआ है वो एक धीमी प्रक्रिया के साथ हुआ है, राइट। कैसे हुआ है, एक धीमी गति से हुआ है, और इसका जो विकास हुआ है एक क्रमिक विकास मान सकते हैं हम इसे। क्रमिक विकास बोलने का अर्थ यहाँ पे सिर्फ इतना होगा कि ये क्रम से लेके आया है 1600 से। मैं आपको बता दूं कि जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में हुआ, तो उस दौरान कंपनी के नियमों, कानूनों, उसके जो गवर्नर थे, इससे संबंधित क्या है, कानून बने। कानूनों को एक पुस्तक के माध्यम से या चाहे एक पुस्तक में इनको क्या है समाहित किया गया और एक नियम बनाए गए, और उस नियम से कंपनी चलती थी, कंपनी के नियम से श्रमिक चलते थे, और श्रमिक के नियम से आपका सरकार चलती थी। तो इस प्रकार से क्या हुआ, एक प्रकार का क्या हुआ, एक क्रमिक विकास हुआ, राइट। अब ये क्रमिक जो विकास है ये दो तरीकों से हम इसको, दो भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे दो भाग कौन कौन से, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद, और एक हो जाएगा ब्रिटेन की सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत क्या हो जाएगा, अंतर्गत संविधान का विकास, राइट। तो ये दो कारण थे जिन्होंने हमारे देश में क्या है संविधान का विकास करा। अब कुछ यहाँ पे जो आप देख सकते हैं भारत का संवैधानिक जो विकास है वो कुछ इस प्रकार से दर्शाया गया है। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या क्या करा या कौन कौन से एक्ट उन्होंने लागू करे, उसका विवरण इस प्रकार से है। जैसे कि रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया था, राइट, ये 1773 में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। तो 1853 तक ही ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व रहा। उसके बाद भारत शासन अधिनियम जैसे ही आपका 1858 का आगमन हुआ ब्रिटिश कानून के अंतर्गत, जो फिर अलग से संविधान का निर्माण हुआ या अलग ही कुछ नियम आए, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 एक हो जाएगा। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जिसके तहत भारत को आज़ाद कराया गया था, राइट। अब इसमें जो पॉइंट हैं जो ये आपको बताया गया था, इसको जो है हम आगे समझेंगे अच्छे तरीके से कि आखिर इनके अंतर्गत क्या क्या नियम लाए गए, क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इनको हम क्या करेंगे, इसके अंतर्गत समझेंगे, राइट। कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं, देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ, तो यानी कि आपका ये 1600 ईस्वी में हुआ था, राइट। और ये जो कंपनी जो आई थी भारत में, उसको महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर के द्वारा भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हो गया था। और कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक सीमित थे, उन्हें 1765 में क्या करा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अर्थ यहाँ से देख लीजिएगा, दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए गए थे। साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनाने की प्रक्रिया क्या हुई थी, प्रारंभ हुई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका ये रहेगा कि जिस समय 1858 का ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसरों पर अनेक कानून अथवा आदेश पत्र जारी करके कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में क्या करा, संवैधानिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करी। इसका आशय, इस पॉइंट का जो पूरा अर्थ होता है ये हो जाएगा कि भारत में जो क्या हुआ कि 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जब क्या हो गया शासन, तो 1853 का अंतिम चार्टर एक्ट था, राइट। तो जब
1853 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर ख़त्म हो गया, उसके बाद 1858 का जो आया उसके बाद वो ब्रिटिश का आया था। तो ब्रिटिश ने कुछ कंपनियों के क्या करा, उन्होंने कुछ आदेश पत्र उन्होंने जारी करे थे, है ना, कुछ कंपनी चार्टर जारी करे थे, और उस चार्टर के अंतर्गत उन्होंने क्या कर दिए थे, अलग अलग कुछ नियम बनाए। और ये जो नियम थे, इन्हीं नियमों के आधार पे जो है भारत में संवैधानिक विकास जो है वो एक फीडबैक के रूप में तैयार होने लगा, पृष्ठभूमि जिसे हम कहते हैं, राइट। अब इसके बाद प्रत्येक एक्ट के बारे में हम देखेंगे कि एक्ट में आखिर हुआ क्या। 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, इसके तहत क्या हुआ कि भारत संविधान विकास का महत्वपूर्ण स्थान रहा है ये। और इस अधिनियम की मुख्य बातें जो क्या है, देखो, इस अधिनियम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया था। हम ये बोल सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में जो है वो संविधान निर्माण का सिलसिला जारी हो चुका था, राइट। अब हम बोल सकते हैं कि देखो ये रेगुलेटिंग एक्ट कहाँ से आया, ये इसकी जो उत्पत्ति हुई है, कैसे हुई, देख लेते हैं। तत्कालीन जिस समय 1773 में क्या हुआ कि जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, उन्होंने एक सीक्रेट कमेटी का गठन किया था। इनकी उन सिफारिश पर क्या करा था उन्होंने, 1773 में 1773 में एक एक्ट को उन्होंने जारी किया, जिस एक्ट का नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था, राइट। तो इसमें आपको ये याद करना है कि रेगुलेटिंग एक्ट को जो शुरू करने का जो प्रयास किया गया था वो लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा किया गया था। वो उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक गोपनीय कमेटी के तौर पर एक एक्ट का गठन किया था जिसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट पड़ा, राइट। अब इस अधिनियम के माध्यम से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने ये स्पष्ट तो कर दिया था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र का जो शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यक्तियों का निजी क्या हो जाएगा, निजी मामला नहीं कहा जा सकता, अपितु ब्रिटिश संसद के इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार था। तो यानी कि जो ये रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके तहत जो ब्रिटिश सरकार के प्रति या ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति कुछ नियम लगाए गए थे या लाए गए थे। और कंपनी को चलाने के लिए, देखरेख के लिए उन्होंने क्या कर दिया था, इंग्लैंड में दो संस्थाओं का गठन किया गया था, जिसमें से कि एक निदेशक मंडल, दूसरा हितधारकों का मंडल, राइट। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा क्योंकि इट्स अ मस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। आपसे पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। तो ये हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसमें क्या था, उनकी सहायता से एक 4 सदस्य कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल का गठन किया गया था, राइट। और इसके अंतर्गत जो पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत लॉर्ड वारेन होस्टिंग क्या थे, प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब इसमें मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, देखो, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, राइट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है, यानी कि वो क्या था, लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता में, या लॉर्ड नॉर्थ जो प्रधानमंत्री थे उनकी गोपनीय समिति का नाम रेगुलेटिंग एक्ट रखा गया था। या फिर आप बोल, रेगुलेटिंग एक्ट को किसने शुरू करा, लॉर्ड नॉर्थ ने शुरू करा था। और इसमें जो है वो जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनके लिए कुछ नियम लगाए गए थे, राइट। और इस ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी देख रेख के लिए इंग्लैंड में 2 संस्थाएं थी, राइट। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उस गवर्नर का नाम गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, राइट। और एक और पॉइंट है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन होस्टिंग था। तो भारत का प्रथम जो गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वारेन होस्टिंग क्या था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था, राइट। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, इसके द्वारा किसके द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा मद्रास, बम्बई और बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियां के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। अब हम इसमें ये बोल सकते हैं कि जो पहले बम्बई था और एक मद्रास था, मद्रास यानी कि जिसका वर्तमान में नाम चेन्नई है, तो चेन्नई का अलग गवर्नर, बम्बई का एक अलग गवर्नर हुआ करता था। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा अब मद्रास, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को किसके अधीन आ गए थे,
बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ गए थे, क्योंकि पहले ये क्या हो, एक दूसरे से स्वतंत्र हुआ करते थे। यानी कि मद्रास वाले गवर्नर जनरल का अपना अलग सिद्धांत था, या फिर अलग ही उनकी राय थी, या फिर अलग ही उनके आदेश थे। लेकिन बंगाल के जब से 1773 से ये बंगाल के अधीन आए, तब से इनकी जो स्वतंत्रताएं वो क्या कर दी थी, एक दूसरे नष्ट कर दी थी, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट बोला कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार जो है यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बिहार पीसीएस, राइट, बिहार पीसीएस हो जाएगा, प्लस एसएससी के एग्जामों में ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछा जाता है कि किस किस एक्ट के तहत जो है वो सबसे पहले बंगाल में क्या हुआ था, कोर्ट की स्थापना हुई थी या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो मैं आपको बता दूं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में, एक्ट कौन सा, 73 वाला, स्थापना 1774, 1774 में क्या हुआ था, एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। और इसका जो इस कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसका जो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बना था वो कौन था, एलिजा इम्पे। ये नाम आपको बहुत याद रखना है कि सबसे पहले जो कलकत्ता में 1774 में जो उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, इसके जो प्रथम जो अध्यक्ष बने थे या प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश बने थे वो कौन बने थे, सर एलिजा इम्पे बने थे, राइट। अब नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने एवं भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था, पॉइंट है। और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। कंपनी के लिए भारत में अपने राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया था। ये पॉइंट आप यूपीएससी के इसमें लिख सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, इसके द्वारा जो कर्मचारी हुआ करते थे कंपनी के, ब्रिटिश कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, उनसे रिश्वत लेना या फिर उपहार लेना, यानी कि जिसे हम बोलते हैं आपका गिफ्ट इत्यादि जो लेना, जो क्या हो गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया था। और इसी के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई थी, राइट, जो कि कंपनी के लिए क्या था, भारत में अपने राजस्व के लिए नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अब क्या हो गया था, आवश्यक हो गया था, राइट। अब हम बात करते हैं पिट्स इंडिया पैक्ट 1784, इसमें देख लेते हैं। यह अधिनियम कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर एक ब्रिटिश ताज के स्वामित्व का दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था, राइट। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पिट्स इंडिया पैक्ट कब पारित हुआ था, इसका दोस्तों आप सन जो है अच्छे से याद कर लेना, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट लॉर्ड नॉर्थ, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, राइट। पिट्स इंडिया पैक्ट विलियम पिट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। इसमें कुछ 2 पॉइंट हैं। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियाँ एवं कार्य अलग अलग कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था, कंपनी के जो व्यापारिक, कॉमर्शियल, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन शक्तियाँ एवं जो कार्य वो अलग अलग कर दिए गए थे। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निर्देशों के हाथों में पहले की तरह रखते हुए राजनैतिक क्रियाकलापों जैसे सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। इससे पॉइंट ये बन जाएगा, पिट्स इंडिया पैक्ट 1784 में पारित, एक किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, विलियम पिट के। इस एक्ट के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया था। दूसरा, इस एक्ट के तहत क्या हुआ था कि इंग्लैंड में 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। आपको बस इतना ही इसमें याद करना है। अब नियंत्रक मंडल जो 6 सदस्य था वो कैसा था, चांसलर यानी कि चांसलर ऑफ एक्सचेकर, दूसरा राज्य सचिव था, और जो 4 सदस्य क्या था, प्रोविंशियल काउंसिल के सदस्य थे, राइट। इन सभी की नियुक्ति था, उन सभी को हटाना, पद से सेवानिवृत्त करना किसको अधिकार जो है वो सम्राट को था, क्राउन को था, राइट। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेश के 2 शासक थे, पहला कंपनी का निर्देशक बोर्ड और दूसरा क्या था, नियंत्रण मंडल के मध्यम में सम्राट। यह स्थिति 1858 तक बनी रही थी, राइट। अब हम बात करते हैं गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या जो थी वो 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में
प्रशासन जैसे सैन्य, शक्ति, युद्ध, संधि, राजस्व तथा देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति क्या कर दी थी, प्रदान कर गई थी। राइट। अब हम बात करते हैं अधिनियम का। इस अधिनियम का क्या महत्व था? अधिनियम का महत्व भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था, यानी कि ये 1784 का पिट्स इंडिया पैक्ट है। राइट। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया था। राइट। और सबसे लास्ट जो रहेगा वो 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई थी और ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या हुए थे, प्राप्त हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा वो कौन सा गवर्नर था, गवर्नर जनरल था जिसको क्या हुआ था, देखो गवर्नर जनरल तथा प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई थी। तो दो अधिकार हो जाएंगे, एक तो गवर्नर जनरल का और एक प्रधान सेनापति का। तो ऐसा वो कौन सा गवर्नर जनरल था कि जिसको दोनों शक्तियां क्या थी, प्रदान थी? तो यानी कि क्या हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये प्राप्त थी। राइट। तो इसका जो दूसरा पार्ट है दोस्तों, ये आपका दूसरा पार्ट, इससे आगे जो आपको दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। तो जितने भी हमारे साथ जो जुड़े हैं कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि दूसरी जो वीडियो आएगी ताकि आपको सबसे पहले उसका अपडेट मिल सके। राइट। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर सबके साथ शेयर करें।